हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की अध्याय नंबर 6 का शुरुआत हम लोगों ने दोस्तों कर लिया है। इसमें हमने अभी एक लेक्चर देखा, उस लेक्चर में हमने देखा था कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, मतलब कि चैप्टर का स्टार्टिंग पोर्शन हम लोगों ने देख चुका है। यदि आपने वो वीडियो देखा है दोस्तों, तो आज की वीडियो आपको जबरदस्त और शानदार समझ में आने वाला है। आज की लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं फैराडे के नियम को। प्रथम और द्वितीय दो ठो नियम थे, उनके दोनों नियम को आज हम लोग आसान भाषा में एकदम सॉल्व करने वाले दोस्तों। तो यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की लेक्चर रहने वाली आप लोगों का फैराडे का नियम, अर्थात फैराडे के नियम क्या थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी। फैराडे ने अपना क्या नियम दिया था दोस्तों, पूरे 99% गारंटी के साथ कहते हैं। यदि आप पूरे अंत तक बने रह गए, यदि आपको नहीं समझ में आया दोस्तों, तो आज के बाद आप वीडियो मत देखिएगा दोस्तों। पूरे गारंटी के साथ कहते हैं फैराडे के नियम हर एक लोग को समझ में आ जाएगा, और जिनको समझ में आ जाए वो दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो। चलिए बात करते हैं फैराडे के नियम क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि विद्युत फैराडे क्यों नियम दिए, फैराडे अपना नियम देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब ये बात उठी कि गतिमान चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकते हैं, तो फैराडे ने इसमें प्रयोग किया। फैराडे ने इसमें प्रयोग किया। जब इससे पहले वाले चैप्टर में ये बात उठा कि गतिमान चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक करंट को अर्थात विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, तो इस बात पे फैराडे के ने सोचा कि क्या ये बात सच है। उसी बात के लिए फैराडे ने अपना परीक्षण किया और परीक्षण करने के दौरान उन्होंने दो नियम दिए। आज पहले परीक्षण देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो आज सबसे पहले समझेंगे दोस्तों फैराडे का परीक्षण क्या था। फैराडे का परीक्षण, यदि आपको फैराडे का परीक्षण समझ में आ जाता है तो फैराडे के दोनों नियम को आप चुटकियों में लिख लोगे। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात उन्होंने लिया क्या कि एक तार लिया, एक लंबा सा तार लिए, उस तार को जो है आयत ऐसे कुंडली नुमा जो है मोड़ दिए। उस तार को एक कुंडली नुमा मोड़ कर जो है उन्होंने इस एक परिपथ को पूर्ण कर दिया। इस परिपथ को क्या कर दिया, उन्होंने पूर्ण कर दिया दोस्तों। और उसके बाद इसमें एक लगा दिए धारा मापी। इसमें उन्होंने क्या लगा दिया, एक धारा मापी लगा दिया। ध्यान से समझिएगा। अब एक चुंबक लेके आए, ध्यान से समझिएगा। ये आपकी आयतनुमा ये आपकी कुंडली है। ये क्या है, तारों के कई फेरों को लपेटकर बनाई गई एक कुंडली है दोस्तों। अब इस कुंडली के पास उन्होंने एक चुंबक ले आके रखा, एक चुंबक ला के रखा, और स्थिर चुंबक, मतलब ये गतिशील नहीं है दोस्तों, NOS है। चाहे वो इसका उत्तरी ध्रुव इधर रखे हो चाहे दक्षिणी ध्रुव। अगले स्थिति में उन्होंने ये करके देखा कि चलिए इधर उत्तरी ध्रुव रख के देख रहे हैं तो इधर जो है ऐसे कर देते हैं। यदि आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर एस वाला पोल इधर हो तो इसमें हम धारा उत्पन्न कर सकते हैं, एन वाला पोल इधर हो तो धारा उत्पन्न कर सकते हैं। तो फैराडे ने सबसे पहले देखा कि जब हम किसी कुंडली के पास किसी चुंबक को ले आके रख देते हैं, अर्थात चुंबक गतिशील नहीं है, ये जो चुंबक है ये कुंडली के सापेक्ष गतिशील नहीं है, न तो ये चुंबक कुंडली के सापेक्ष गतिशील है, तो जो धारा मापी था, धारा मापी में जरा सा विक्षोभ हो ही नहीं रहा था। इस बात को आप समझिए। फैराडे ने देखा कि जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति नहीं है, अर्थात न तो कुंडली गतिशील है और न तो चुंबक गतिशील है। कुंडली तो गतिशील हो नहीं सकता, गतिशील कौन होगा, चुंबक गतिशील होगा। तो दोस्तों जब चुंबक भी गतिशील नहीं है तो कुंडली में किसी भी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, अर्थात यहां धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, विक्षेप नहीं हो रही, अर्थात धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। आप जरा सा समझिएगा, धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इस बात को समझिएगा दोस्तों। अर्थात यहां पर I बराबर क्या है, 0 है। तब एक परीक्षण उन्होंने और किया,
अगला प्रेक्षण उन्होंने क्या किया, जब इसी कुंडली के पास किसी चुंबक को जो है गतिशील चुंबक को ले आके रखे। अब ध्यान से देखिएगा, उन्होंने वही कुंडली लिया और उस कुंडली के पास उन्होंने इस बार एक चुंबक ले आके रखा और वो चुंबक को जो है उन्होंने गतिशील करा दिया। अर्थात ये चुंबक जो है ये कुंडली के धीरे धीरे पास चला आ रहा है। देखिए ये जो चुंबक है, ये चुंबक के गति की दिशा क्या है दोस्तों, ये जो चुंबक है वो धीरे 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 कुंडली की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अर्थात ये चुंबक स्थिर नहीं है, चुंबक इस बार गतिशील है। और जब देखा कि चुंबक कुंडली के सापेक्ष गति कर रहा है तो उन्होंने देखा कि ये जो संकेतांक थे जहां पर धारा शून्य था, इस बार जो है धारा क्या हो गई, धारा में जो है विक्षेप उत्पन्न हो गया। धारा मापी में क्या उत्पन्न हो गया, विक्षेप उत्पन्न हो गया। तो उन्होंने देखा और उनको ये पता चला दोस्तों, उन्होंने ये बताया कि जब किसी कुंडली के पास किसी चुंबक को लेके जाते हैं और यदि वो चुंबक गतिशील रहता है तो चुंबक के गतिशील होने के कारण कुंडली में एक धारा प्रवाहित हो जाती है। उन्होंने ये बताया, उन्होंने अपने प्रेक्षण में करके दिखाया दोस्तों। यदि आप भी ऐसा कर सकते हो दोस्तों, ऐसा आप कर सकते हो। आप एक तार की कुंडली लीजिए और उस कुंडली के पास जो है इस चुंबक को लेके जाइए और चुंबक को आप गतिशील कीजिए तो देखेंगे उस कुंडली में एक धारा प्रवाहित हो जाती है, हल्की फुल्की धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण जो गैल्वेनोमीटर लगा रहता है वो क्या कर जाता है, विक्षेप करने लगता है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? दो बातें, इतनी दो बातें समझ में आई दोस्तों। आइए अब तीसरी बातें करते हैं कि अब ध्यान से समझना है क्यों यहां पर ये जो आपकी ये जो चुंबक है ये एक बार क्या कर रहे हैं, कुंडली के पास लेके आ रहे हैं। अब दूसरी बार हम क्या करते हैं, ये आपकी फर्स्ट प्रेक्षण था, ये सेकेंड प्रेक्षण था दोस्तों, थर्ड प्रेक्षण इधर हम लोग कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक, इस बार ये हो गया, इस बार भी धारा उत्पन्न हुई है, इस बार भी धारा उत्पन्न हुई है, पर धारा उत्पन्न होने की दिशा क्या हो चुकी है, बदल चुकी है दोस्तों। यदि धारा इसकी इधर से इधर की तरफ फ्लो हो रही थी तो इस बार जो है धारा की दिशा इधर से इधर की तरफ फ्लो हुई है। ध्यान से देखिएगा, एक निश्चित दिशा चाहे जो भी हो सकता है दोस्तों, ये नहीं कि सर इधर बताइए इधर कौन सी दिशा होगी, इधर कौन सी दिशा होगी, ऐसी नहीं, कुछ भी नहीं ऐसी बातें हैं दोस्तों। कुछ भी नहीं करना, केवल आपको नॉर्मली समझना है, आपको फैराडे के दोनों नियम आपको आ जाएंगे। चलिए एक बार फिर से बातें करते हैं यहाँ पर। अब उन्होंने क्या किया, अब जब उन्होंने तीसरी बार प्रेक्षण किया, तीसरी बार उन्होंने प्रयोग किया तो उन्होंने क्या किया कि चुंबक को तो एक बार दूसरे वाले प्रेक्षण में उन्होंने कुंडली के पास लेके आया, तब भी चुंबक गतिशील था। अब तीसरी बार जब वो प्रेक्षण करने चले तो उनके दिमाग में एक विचार आया कि यार चुंबक को तो दूर भी लेके गतिशील कर सकते ना, मतलब कि चुंबक को कुंडली से दूर लेके जाए तो भी तो चुंबक गतिशील होगा, तो देखते क्या होता है। तो इस बार उन्होंने चुंबक को कुंडली से दूर लेके गए, चुंबक को किससे लेके दूर गए, कुंडली से दूर लेके गए। तो उन्होंने गजब का रिजल्ट देखा कि जो धारा उत्पन्न हो रही थी इससे पहले, उस धारा की दिशा बदल गई, उस धारा की दिशा बदल गई। अरे जो गैल्वेनोमीटर इधर की तरफ हुआ था वो गैल्वेनोमीटर में ये इधर की तरफ संकेतांक हो गए। अर्थात उन्होंने एक बात ये बताया कि यदि हम कुंडली के पास चुंबक को लेके आते हैं तब धारा की दिशा कुछ और होती है, और जब कुंडली से दूर चुंबक को लेके जाते हैं तब धारा की दिशा कुछ और होती है। दोस्तों इन तीनों प्रेक्षणों से फैराडे ने अपना दो नियम तैयार किया, उन दोनों नियम को अब हम समझने वाले हैं। उन दोनों नियम को समझने से पहले फैराडे की इन तीनों प्रेक्षण को फिर से देख लेते हैं क्या है। देखिएगा, सबसे पहला फैराडे ने देखा
कि हम एक चुंबक ले लेते हैं, फैराडे ने एक चुंबक लिया और उस चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाकर रख दिए। किस अवस्था में? स्थिर अवस्था में दोस्तों। कौन सी अवस्था में? स्थिर अवस्था में। अर्थात चुंबक कुंडली के सापेक्ष गतिशील नहीं है दोस्तों। फिर से एक बार फिर से दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए बस। फैराडे ने क्या किया कि जब ये जो कुंडली है ना, ये कुंडली नहीं है, ये चुंबक है, ये कुंडली है। जब उन्होंने क्या देखा कि जब हम किसी भी चुंबक को कुंडली के पास लेके जाके रख देते हैं, तो कुंडली में लगे हुए धारामापी में किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं होता। अर्थात यहाँ बहने वाली जो धारा होती है दोस्तों, वो शून्य होती है। इसी कारण कुंडली में धारामापी में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होता। तो इस प्रेक्षण से ये पता चलता है कि जब हम किसी चुंबक को लेकर जाते हैं, किसी कुंडली के पास किसी चुंबक को जब लेके जाते हैं, चुंबक यदि गतिशील रहेगा तो ही कुंडली में धारा प्रवाहित होगी। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों, यहां से ये बात क्लियर हुई, इनके प्रेक्षण से ये रिजल्ट निकला। अब दूसरी बार उन्होंने क्या देखा कि दूसरे प्रेक्षण में देखा कि इस बार हम चुंबक को गतिशील कराते हैं। इस बार चुंबक जो है वो धीरे धीरे कुंडली के पास जा रहा है, मतलब कुंडली के ओर बढ़ता जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये जो चुंबक है ना, ये कुंडली की ओर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो अब उन्होंने क्या देखा कि जब किसी कुंडली के पास जिस चुंबक को लेके जा रहे हैं, यदि वह चुंबक गतिशील है और कुंडली की ओर बढ़ता जा रहा है, तो दोस्तों कुंडली में एक प्रकार की धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण धारामापी में एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, एक हलचल सा उत्पन्न हो जाता है। एक बार इस प्रेक्षण से क्या मिला फिर से समझिएगा कि जब किसी कुंडली के पास ले जाने वाला चुंबक गतिशील है तो कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है। ये फैराडे ने अपने दूसरे वाले प्रेक्षण से बताया। अब तीसरी बार उन्होंने क्या देखा कि उनके मन में विचार आया, क्या ये कुंडली के पास जाने से ही धारा उत्पन्न हो रही है या कुंडली से दूर भी हो सकता है? तो उन्होंने तीसरी बार क्या किया कि इस बार चुंबक को कुंडली से दूर लेके जाने लगे। तो परिपथ में तो धारा उत्पन्न हुई, कुंडली में धारा उत्पन्न हुई, परंतु उत्पन्न होने वाली धारा की दिशा बदल गई। गैल्वेनोमीटर में जो सुई इधर की तरफ गया था, वो सुई इधर की तरफ हो गई। तो इन दोनों से मिल मुद्दे वाला निष्कर्ष निकला कि जब कुंडली को हम लोग जब किसी चुंबक को कुंडली के नजदीक लेके जाते हैं तो बहने वाली जो धारा की दिशा होती है, और जब हम चुंबक को कुंडली से दूर लेके जाते हैं, उन दोनों के सापेक्ष में दिशा विपरीत। तो गाइज, आपकी टाइम को बचत करने के लिए हम लोगों ने फैराडे के प्रथम और द्वितीय नियम को लिख लिया है। आइए हमको हर एक लाइन को समझते हैं। क्या जो प्रेक्षण किए थे उसी से नियम मिलता जुलता है? जी हाँ, बिल्कुल उसी नियम से मिलने वाला है। देखिएगा, सबसे पहला नियम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो नियम है। सबसे पहला नियम क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। उन्होंने कहा कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, अर्थात जब हम लोग क्या करते थे, जब हम किसी कुंडली के पास जब चुंबक को ले जाते थे तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता था? परिवर्तन होता था। अब कहोगे सर चुंबकीय फ्लक्स में कैसे परिवर्तन होता है, कहोगे ना? तो ध्यान से देखना एक बार और दोस्तों। जब ये आयतनुमा कुंडली होती है, जब इसके पास आप चुंबक को लेके जाते हो ना, चुंबक को जब इसके पास लेके जाते हो तो ये जो चुंबक से निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, इनकी संख्या क्या होती है? बढ़ती घटती रहती है। अर्थात जब आप चुंबक को कुंडली के पास लेके जाओगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऐसे समझो कि ये जो है पास ले जाने पे है,
ये पास ले जाने पर, इससे पहले जो आपने आयतनुमा कुंडली बनाया दोस्तों वो ये हो गई, ठीक। और अब आपने चुंबक को स्थिर करके रखा है, आपने इस बार चुंबक को क्या करके रखा है, स्थिर करके रखा है। अब इससे निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या इस कुंडली से 3 ही जा रही है, ठीक। इस कुंडली से 3 ही चुंबकीय बल रेखाएं जा रही, देख लो दोस्तों। अगला अगला इससे क्रॉस कर जा रहा है, ठीक। तो वो फैराडे ने पहले नियम में यही आपको समझाने का प्रयास किया गया दोस्तों कि देखिए अब इस बार ये आपका चुंबक स्थिर है, चुंबक स्थिर अवस्था में है, तो इस गैल्वेनोमीटर में किसी भी प्रकार का हलचल नहीं होगा, अर्थात इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी, I बराबर 0 है। पर उन्होंने कहा कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो या परिवर्तन किया जाए, तो इस लाइन को आप लोग नहीं समझ पाते कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स होता है ये 1 2 3, ये जो 3 लाइन है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, ये चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसे 5b से व्यक्त करते हैं, आपने पहले भी चैप्टर में विद्युत फ्लक्स पढ़ा है। और जब क्या किया जाता है, यहां देखिए यहां परिवर्तन नहीं हो रहा, पर जब चुंबक को हम लोग गतिशील करते हैं, जब चुंबक को गतिशील करते हैं तो इस कुंडली में लगातार, इस कुंडली से जो चुंबकीय बल रेखा है वो बढ़ती चली जाती है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता जाता। देखिए जब यहां पर थी तो 3 थी, जब नजदीक आ गई तो 1 2 3 4 4 हो गई, अर्थात बदलाव हुआ ना। तो बस उसी को कहते हैं कि जब भैया किसी कुंडली के पास हम लोग चुंबक को लेके जाते हैं, या दूर लेके जाए या नजदीक लेके जाए, तो उनसे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदल जाएगी, और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलना ही तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो बस यही फैराडे ने बताया कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल के नाम से जाना जाता है। और उसी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। दोस्तों यही जो है फैराडे का प्रथम नियम है। एक बार फिर से पुनर्रिवाइज करते हैं। जब किसी कुंडली के, ध्यान से, जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, अर्थात चुंबक को बार बार गतिशील कराया जाए, तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यह तब तक उत्पन्न होता रहता है जब तक चुंबक आप क्या हो, गतिशील हो। यदि आप सोच रहे होंगे कि यार चुंबक को लाके यहां पर रख दिए तो मेरा काम होने लगा, ऐसा नहीं होने वाला है। लगातार चुंबक आपका क्या हो, गतिशील हो, तो ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जिसके परिणाम स्वरूप एक धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। यही फैराडे का प्रथम नियम है। अब द्वितीय नियम क्या होता है, फैराडे ने बताया कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, आपने कहा ना कि जब हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है जानते हो, जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करोगे, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। अर्थात फैराडे ने ये आपको बता दिया कि कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल कुंडली में होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर के समानुपाती होता है। अर्थात उन्होंने ये बात सिद्ध करके बताया कि आप कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, अर्थात कुंडली के पास ले जाने वाले चुंबक को जितनी तेजी से आप गतिशील करा पाओगे, उतनी तेजी से उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये बात फैराडे ने अपने दूसरे नियम में बताया। दोस्तों वही चीज लिखा गया है, वही सेम टू सेम वाला चीज लिखा गया है कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन के समानुपाती होता है। अर्थात जितनी तेजी से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उतना ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। फैराडे ने अपने दूसरे नियम में यही बताया था, यही उन्होंने बताया। अब इसको हम लोग गणितीय रूप में समझेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं, थोड़ी सी हम इस पे चलते चित्र की बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा। अर्थात
इस चुंबक को आप जितनी तेजी से कुंडली के पास ले आ पाओगे या जितनी तेजी से इस कुंडली से दूर लेके जाओगे तो उतनी तेजी से इस चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में बदलाव होगा, और जितनी तेजी से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलेंगी उतनी तेजी से कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यही फैराडे का भाई दूसरा नियम है। चलिए अब समझते हैं आगे की बातें। यदि डेल्टा टी समय अंतराल में डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन फाई बी हो तो, या आप डेल्टा फाई कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या दोस्तों? उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो हमने ई से व्यक्त करते हैं। तो फैराडे ने क्या बताया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के बराबर होता है। ई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? माइनस फाई बी अपान डेल्टा टी। आप डेल भी लगा सकते हो, डेल लगा दोगे तो बहुत सूक्ष्म होगा, यानी डेल्टा टी समय अंतराल में सूक्ष्म ही तो परिवर्तन होगा, ज्यादा तो परिवर्तन हो नहीं जाएगा, छोटा सा परिवर्तन होगा ना। तो ये हो गया डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। अब प्रश्न उठा के ऋणात्मक चिन्ह क्या होता है? तो दोस्तों अभी ऋणात्मक चिन्ह के बारे में भी चर्चा होने वाली है, सब्र कीजिए थोड़ी देर के लिए। अब क्या होता है ध्यान से समझिएगा। उन्होंने बताया, यहां से आप बता सकते हो ये क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर हटाएंगे, एक नियतांक लगाएंगे के आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों? E इक्वल टू आ जाएगा माइनस के डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। ठीक, जहां k क्या है? एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और k की वैल्यू हमेशा एक यहाँ पर होता है। तो E इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। तो जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल था वो किसके बराबर आ गया? E माइनस डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। यदि फेरों की संख्या क्या हो? n हो। यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो? n हो। फेरों की संख्या क्या हो दोस्तों? n हो। तो क्या होगा? E इक्वल टू माइनस n, क्या? माइनस n डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। तो ये आ गया दोस्तों। यदि कुंडली में क्या कह रहा है? यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो उस समय विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो n डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। इसे न्यूमैन का भी नियम कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? इसे न्यूमैन का नियम कहते हैं। न्यूमैन का नियम कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि न्यूमैन के नियम से आप क्या समझते हो? तो फैराडे का जो द्वितीय नियम होता है ना, उसी को न्यूमैन का नियम कहते हैं। ध्यान से, अभी मैंने कहा था ना ऋणात्मक चिन्ह क्या आता है, तो ऋणात्मक चिन्ह इसलिए लगाया जाता है दोस्तों कि ऋणात्मक चिन्ह जो होता है हमेशा जो होता है, ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है किसके कारण उत्पन्न होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है यह विरोध करता है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाता है। क्या करा? जो ये ई होता है, यहां से समझिए, जो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ना, ये जिसके कारण उत्पन्न होता है ये उसी का विरोध करता है। भाई वही कहावत कि जिसके थाली में खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर दो, जिस थाली में खाए उस थाली में ही छेद कर डालो,
हाँ, जिसके छप्पड़ पे रह रहे हो उसी के छप्पड़ को जो आप उखाड़ के फेंक दो, ऐसा तो होता नहीं। तो ऋणात्मक चिन्ह क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यह इसके कारण तो उत्पन्न होता है और यह इसी का विरोध करता है, अर्थात ये इसको परिवर्तन होने ही नहीं देता। जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है ना, वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन में विरोध करता है, मतलब परिवर्तन होने ही नहीं देता। इसी कारण यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाता है। तो दोस्तों, आज की लेक्चर में हम लोगों ने फैराडे के प्रेक्षण को देखा, फिर फैराडे के प्रथम नियम, फैराडे के द्वितीय नियम को देखा। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैंने कहा था कि आपको 99% गारंटी लेते हैं कि आपको आज की लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आप कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों कि वीडियो आज का कैसा लगा, कितने लोगों को कितना परसेंट समझ में आया। दोस्तों, अगर आपको 99% समझ में आया होगा तो एक बार उन सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो इस बार यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और उनको फिजिक्स सबसे हार्ड लगती होगी, तो उनके लिए जबरदस्त वीडियो आप जरूर भेजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे नए आए होंगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तब तक के लिए वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।